हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम आपके टैक्सेशन लॉ, जिसे कि हम कराधान विधियां कहते हैं, कर कैसे निर्धारण होगा, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूंकि आपके 6 सेमेस्टर, जो कि आपका एग्जामिनेशन एलएलबी का है, और इसके लिए हम आपको ये मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, जिनमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। आप डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे। लगभग मैं 100 क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस के आपके लिए हैं, उन पर डिस्कस करूंगा, और इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके मैं बताऊंगा कि आखिर किस क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा और क्या मैटर आपको स्टडी करना चाहिए। तो यहां पर पहले क्वेश्चन के तौर पर देखिए, केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017, इसको राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? तो इस अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति आपके 12 अप्रैल 2017 को मिली है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में देखें तो हमें देखना है कि केंद्रीय सेवा कर अधिनियम 2017 की किस धारा के अंतर्गत गुड्स यानी माल की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है? माल की। माल को कैसे डिसाइड किया गया है? तो ये परिभाषा हमारी धारा 250 के अंतर्गत दी गई है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद में जूट एवं जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले में अनुदानों के साथ व्यवहार करती है। तो किस तरीके की चीजों पर अनुदानों के साथ व्यवहार करती है? तो ये शुद्ध अभिकथन के अनुदानों के साथ व्यवहार करती है। ऑप्शन जो हमारा 273 अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, वो शुद्ध अभिकथन है जूट एवं जूट उत्पादों के बारे में। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में अगर हम देखें तो हमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है कि व्यक्ति जिसके द्वारा संदेह है, यानी टैक्स जिसके द्वारा दिया जाता है। देखिए, टैक्स के लिए आपको पहले एक चीज ये समझनी होगी कि टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो टैक्स के अगर कॉन्सेप्ट को हम समझें तो टैक्स को कैसे लगाया जाता है, उसके लिए आप देखिए तो यहाँ पर जो व्यक्ति कर जिसके द्वारा दिया जा रहा है, वो करदाता कहलाता है, पेई कहलाएगा। अगर आप अंग्रेजी जानते हो तो पेई कहलाएगा। फिर संपदा कर अधिनियम 1957 के प्राविधानों के तहत निबंधों में निर्धारिती एक व्यक्ति है, यानी निर्धारिती कौन है? जो टैक्स का निर्धारण करने वाला व्यक्ति है, उसे हम निर्धारिती बोलते हैं। और उसको हम क्या मानते हैं? तो वो व्यक्ति जो कि टैक्स का निर्धारण करता है, उसके अंतर्गत अब यहाँ पर जिसके द्वारा संपदा का संदेह है, जिसके पास जमीन दी गई है, जिसके संबंध में संदेह संपदा निर्धारित करते हुए कोई कार्रवाई की गई है, जिसके वापसी की कोई धनराशि दी है, यानी निर्धारिती का मतलब है वो व्यक्ति जिस पर टैक्स इम्पोज किया गया था, लगाया गया था, और उस व्यक्ति ने अभी तक नॉट पेमेंट नहीं किया है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अभी तक टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, उसे निर्धारिती कहते हैं। तो इस तरीके से उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति के एक निर्धारिती द्वारा धारित एक पूंजीगत परिसंपत्ति किस बात के लिए है? तो यानी कितनी अवधि मानी जाएगी एक पूंजीगत संपत्ति के लिए? कोई व्यक्ति जो किसी संपत्ति को दीर्घ अवधि में धारण करता है, उसके लिए कितने अवधि तक उसके पास वो संपत्ति होनी चाहिए? तो ये हमारी 3 साल का समय दिया गया है। आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर आप 36 मंथ की बात कही गई है, इसको आप 3 साल भी नोट कर लें, क्योंकि अगर मंथ नहीं होगा तो समय वर्षों में दिया गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में आप देखें तो पूंजीगत लाभ के रूप में कर दायित्व को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का समाधान होना चाहिए। यानी कर का दायित्व, जो टैक्स का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अपने पर लाने के लिए हमें क्या शर्तें पूरी करनी चाहिए? तो सबसे पहले बात है कि वहां निर्धारिती द्वारा एक धारित पूंजीगत संपत्ति होनी चाहिए। पूंजीगत परिसंपत्ति अंतरित की जानी चाहिए। अंतरण लाभ और अर्जन में परिमाणित अवश्य होना चाहिए। उसका एक निश्चित अमाउंट होना चाहिए, निश्चित उसकी मात्रा डिसाइड होनी चाहिए। यानी पैसा हो, पैसे का अंतरण किया गया हो, यानी ट्रांसफर किया गया हो, और वो एक निश्चित मात्रा में हो जो टैक्स में आता हो। तो इस तरीके से तीनों चीजें हो जाती हैं। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के रूप में देखें तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पूंजीगत लाभ की संगणना की रीति, पूंजीगत लाभ की संगणना की रीति 1961 के तहत धारा 48 में की गई है। तो किस बात की गई है? लाभ की संगणना, यानी जो शुद्ध लाभ है वो कैसे चेक किया जाएगा, कैसे शुद्ध लाभ देखा जाएगा, और ये जो शुद्ध लाभ है ये धारा 41 में दिया हुआ है। इस बात को आप समझ ले। तो इसके अंतर्गत कैसा अभिकथन किया गया है? तो ये शुद्ध अभिकथन है, कंप्लीट अभिकथन है। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 1965 से
प्रवृत्त किया गया था। तो यानी ये जो आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 1965 है, इसकी अवधि क्या है, इसकी तिथि क्या है, जिस तिथि से ये हम पर लागू किया गया है, तो ये हमारा जो शुद्ध अभिकथन है, ये सही है और ये 1 अप्रैल 1962 से प्रवृत्त हुआ है। यानी ये हमारा 1965 से ना होकर के ये 1962 से लागू हुआ था। ठीक है? तो इस तरीके से ये अशुद्ध अभिकथन है। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में देखें तो भारतीय कंपनी सदैव भारत में निवास करती है। ऐसी कंपनी जो भारत में निवासी है, यदि इसके कार्यों का नियंत्रण और प्रबंधन पूर्णतया भारत में स्थित है। यानी भारतीय कंपनी, कोई कंपनी भारतीय है कि नहीं उसको कैसे आप देखेंगे, तो इस बात को कैसे मानेंगे? एक भारतीय कंपनी, देखिए क्या कह रहा है, भारतीय कंपनी भारत में निवासी है, किंतु विदेशी कंपनी भारत में निवासी है यदि उसके कार्यों नियंत्रण का प्रबंधन पूर्णतया भारत में स्थित है, तो वो विदेशी कंपनी क्यों हुई, ये बताएं। तो इसलिए ये कथन कैसा है, ये कथन हमारा अशुद्ध अभिकथन है, क्योंकि विदेशी कंपनी है और अगर वो कंपनी विदेशी है तो वो भारत में नहीं मानी जाएगी। इस तरीके से ये अशुद्ध अभिकथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के तौर पर देखें तो वेतन से कटौतियां, ये डिडक्शन होता है सरकारी कर्मचारियों के द्वारा। तो ये जो आयकर अधिनियम होता है इसको हम लोग एडवांस टैक्स बोलते हैं, इसको एडवांस टैक्स बोलते हैं। कर्मचारी को जैसे कि 1 जनवरी 12 महीने होते हैं, 1, 2, 3, तो अगर कर्मचारी की 40,000 इनकम है तो वो 40,000 इनकम में से लगभग कुछ पैसा, जैसे कि कह सकते हैं 2,000 रुपए हर महीने पहले से ही टैक्स के रूप में पे करता जाता है, ताकि मार्च में जब टैक्स कटेगा तो ऐसी कंडीशन ना आए कि उसकी पूरी पूरी सैलरी ही खत्म हो जाए। इसके लिए वो क्या करता है, पहले से वेतन में कटौतियां करवाता है। और ये कटौतियां किस संविधान, आयकर अधिनियम के किस धारा में दी गई हैं, तो ये धारा 16 के तहत दी गई हैं। यानी धारा 16 में अग्रिम कटौती का प्रावधान है। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखेंगे अग्रिम कटौती का प्रावधान है यहां पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोनों वर्ष, कैलेंडर वर्ष और निर्धारण वर्ष 12 माह की अवधि है, क्योंकि अंतर इस तथ्य में होता है कि, यानी जब हम टैक्स का निर्धारण करते हैं तो किस बात का अंतर होता है हमारा, तो हमारा अंतर किस बात का होगा, तो यहां पर देखिए कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होता है, परंतु निर्धारण वर्ष 1 मार्च से प्रारंभ होता है। ये बात बिल्कुल सही है या गलत है, बताइए आप। तो ये 1 मार्च से नहीं, देखिए 2 चीजें पहले आप समझ लीजिए, यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारा कर वर्ष है, कर निर्धारण 1 अप्रैल से होगा, 1 अप्रैल से होगा, 31 मार्च तक होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और 1 जनवरी से 12 दिसंबर तक वो होता है। तो आप बताएंगे कि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है ना, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम किसको टिक करेंगे, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, क्योंकि हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च को जो वित्तीय वर्ष होता है, इसको हम कर निर्धारण वर्ष या हम इसको वित्तीय वर्ष के रूप में जानते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन को देखें तो यहां पर है आयकर अधिनियम 1961 की धारा 116 के निर्बंधों में निम्नलिखित आय का प्राधिकारी नहीं है। आय का प्राधिकारी कौन नहीं है, आय के प्राधिकारी के तहत कौन कौन नहीं आता है, तो इसके तहत कलेक्टर आय का प्राधिकारी नहीं है, क्योंकि कलेक्टर रेवेन्यू का है, माल का अधिकारी है, ये आय का, इनकम टैक्स का नहीं है। बाकी आपका ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर आयुक्त, महानिदेशक आयकर, ये दोनों के दोनों हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें गलती है, ये गलती ठीक है। तो ऑप्शन पूछा गया कि नहीं है, जहां कहीं ऑप्शन नहीं पूछा जाता है आपको एक्स्ट्रा होशियार हो जाना है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लें। संपदा कर अधिनियम 1957 के प्रावधानों में, निर्बंधों में जानवर और वार्षिकी का अधिकार पर संपत्तियां हैं, ये बताइए सही बात है या नहीं है। तो ये कथन अब जो है ये अशुद्ध है, क्योंकि हमारा जो जानवरों का परिसंपत्तियां हैं वो हमारे आयकर पर संपत्तियों में नहीं आती हैं, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निर्धारण वर्ष 2021 20-21 कब से प्रारंभ होगा, तो जो 2020-21 का प्रारंभ होगा ये आपका 1 अप्रैल 2020, अभी इसके पहले हम लोगों ने बात करी ना कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होगा, तो जिस 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च तक चलेगा, तो जब 1 अप्रैल 31 मार्च तक चलेगा तो 1 अप्रैल 2020 को ये 1 अप्रैल 2020 को ये वर्ष स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2021 को ये खत्म हो जाएगा। तो वो कह रहा है आरंभ होता है, तो आरंभ कब से होगा, 1 अप्रैल 2020 से। ये बात आपको ध्यान दे लेनी है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के तौर पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें तो बात आती है हिंदू अविभाजित परिवार, जिसको हिंदू HUF कहते हैं। HUF अगर आता है, आप ध्यान रखिएगा, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
अनडिवाइडेड फैमिली। ये इंग्लिश में होता है, इसी का एक्रोनिम्स है HUF। तो कह रहा है कि हिंदू HUF संपदा कर के लिए दायी है, यानी HUF में संपदा कर प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। ये बात सही है कि नहीं है? ये बात आंशिक रूप से सत्य है। अब क्या बात कह रहा है? ये बात आंशिक रूप से सत्य है। क्योंकि आंशिक रूप से सत्य इसलिए है क्योंकि HUF कर दायी है जो मिताक्षरा विधि द्वारा प्रभावित होता है। अगर दाय भाग से है, आपको इसके लिए हिंदी विधि जाननी है, ध्यान रखेंगे। हिंदू विधियां दो से चलती हैं, यानी हिंदू परिवारों की जो संपत्तियां हैं उनका निर्धारण मिताक्षरा और दाय भाग से होता है। तो अगर मिताक्षरा से कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को देखता है तो वो दायी होगा, अदरवाइज वो दायी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में है शब्द निर्धारिती को आयकर अधिनियम में नियोजित किया गया है जो प्रत्येक व्यक्ति को सम्मिलित करती है। किस व्यक्ति को निर्धारिती माना गया है? तो निर्धारिती में कौन कौन व्यक्ति है जिसके संबंध में उसकी आय के निर्धारण पर कोई कार्रवाई की गई है, जिस पर कर निर्धारित होना है, व्यक्तिगत क्रम निर्धारित माना जाता है। तो ये सभी की सभी तीनों चीजें लागू होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं छूट एवं अनुतोष अधिनियम। ये आपका एक एक्ट है जिस एक्ट को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहा गया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसको विशेष अनुतोष अधिनियम 1961 बोला गया था। इसके तहत इसके अध्याय 8 में क्या चीजें सम्मिलित हैं? तो इसके 8A के अधिनियम में चीजें कर की आयकर अधिनियम की चीजें सम्मिलित हैं। ये आपका विशेष अनुतोष अधिनियम में देखा गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन के रूप में क्या चीजें दी गई हैं? अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती वर्ष में इसके पहले के किसी टाइम पे कुल आय के सभी आयों को सम्मिलित करती है। कौन कौन सी आय, यानी एक व्यक्ति की जब टैक्स डिसाइड होगी तो कौन कौन सी चीजें आएंगी? तो भारत में प्राप्त जितनी आय है वो मानी जाएगी, भारत में व्युत्पन्न या संचित होती हुई या इससे एक्रूड होती हुई आय, यानी भारत में अगर आय आ रही है या भारत में उत्पन्न हो रही है तो वो आय कर माना जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में शब्द व्यक्ति शब्द क्या है? तो व्यक्ति और वैयक्तिक अनविभाजित हिंदू परिवार में सम्मिलित है कि नहीं है? तो इस बात को हम देखें तो ये शुद्ध अभिकथन है। व्यक्ति और वैयक्तिक दोनों की दोनों चीजें HUF में आती हैं। ये इसमें वैयक्तिक होता है और दोनों की दोनों चीजें इसमें सम्मिलित हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 प्रावधान करता है, किस बात का प्रावधान करता है? तो इस विषय पर देखें तो ये अनुच्छेद कहता है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी संग्रहित या उद्ग्रहित नहीं किया जाएगा, यानी जो टैक्स है वो केवल बाय लॉज ही लिया जाएगा, नियम से लिया जाएगा, इसके अतिरिक्त कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। धारा 10 के निर्बंधों के अधीन निम्नलिखित आय किसी व्यक्ति की पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय की संगणना करते समय अपवर्जित होगी। अपवर्जित का मतलब होता है कम कर दी जाएगी। तो क्या मतलब हुआ इसमें? तो आप इसमें ध्यान दीजिए कि कौन सी आय उसकी आय से अलग कर दी जाएगी। तो आय एक व्यक्ति की पूर्ववर्ती वर्ष में कुल आय की संगणना करते समय अपवर्जित होगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी, हटा दी जाएगी। तो अगर किसी व्यक्ति की कृषि आय है तो हटेगी, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई व्यक्तिगत धनराशि जो सदस्य होते हुए अविभाज्य संपदा से मिली है वो हटा दी जाएगी, और आकस्मिक आय जो विंडफॉल गेन है, ये विंडफॉल गेन आपका लॉटरी लग जाना, इस तरीके के केसेस होते हैं, ऐसे केसेस को आयकर में नहीं माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा अनुच्छेद 10 के तहत आएगा और ये 22वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। माना गया निर्धारिती एक व्यक्ति है जो, निर्धारिती बार बार मैं कह रहा हूं, वो व्यक्ति है जो रिस्पॉन्सिबल टू पे है, जिस व्यक्ति को गवर्नमेंट ये मानती है कि इस व्यक्ति को पेमेंट पे करनी है, वो व्यक्ति निर्धारिती व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति को कौन है? तो ऐसे व्यक्ति के लिए अन्य व्यक्ति के लिए निर्धारिती व्यक्ति माना जाता है, जो निश्चित कर दिया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पूंजीगत परिसंपत्ति निम्नलिखित में किसके द्वारा अंतरित की जाएगी? तो चाहे उसका सेल किया जाए, चाहे उसका अनिवार्य अर्जन यानी इक्विप्ड कर ली जाए, ऐसी संपत्ति पर संपत्ति के अधिकार का शमन किया जाए, तो ये सभी चीजें उसमें आ जाएंगी। इस तरीके से ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है आयकर अधिकारी के विनिश्चय या आदेश से कोई भी व्यक्ति
यानी आयकर अधिकारी अगर निश्चय करता है और आदेश देता है तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, तो उस व्यक्ति को आप ये मान लीजिए कि अपीलीय सहायक कमिश्नर या कमिश्नरों के आदेश की प्रकृति पर निश्चित रूप से अपील दाखिल कर सकता है। अगर आप पर टैक्स अप्लाई किया गया है, इम्पोज़ किया गया है और आप उससे खुश नहीं हैं, तो आप अपील कर सकते हैं। ये बात आपको बताई गई है, ये बात आपका अधिकार है। संपदा कर के संबंध में कौन-सा कथन शुद्ध है? क्या चीज़ें शुद्ध हैं? किस बात की बात की गई है? तो आप अगर देखें तो ये सारे के सारी चीज़ें आती हैं और संपदा कर प्रॉपर्टी टैक्स होता है, इसलिए ये सही है कि वो हिंदू व्यक्तिवादों में, कंपनियों में, आदमी परिवारों में, इन सबसे वार्षिक संपत्ति में लिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के निर्धारण किया जाएगा। 1 अप्रैल 1993 से शुद्ध संपदा वाले 15 लाख आधिक्य में होती है, तो इससे 1% से अधिक प्रशस्ति की जाती है। यानी अगर आपके पास 15 लाख से ज़्यादा का टैक्स आता है, तो आपको 1% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, ये सेस कहलाता है। तो आप यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, तो इस तरीके से इसके सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्यतिक्रम के मतलब में, व्यतिक्रम एक निर्धारित व्यक्ति है जिसने अधिनियम के अधीन कोई काम करने से जिम्मेदारी है किंतु उसको वो करने में असफल रहा है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड व्यतिक्रम आया है, इसको आप समझ लें ये डिफॉल्टर होता है। डिफॉल्टर यानी लॉ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई थी, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कौन हैं? डिफॉल्टर हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या माना गया है? तो ये क्या सही बात है? तो ये शुद्ध अभिकथन है, ये व्यक्ति डिफॉल्टर है क्योंकि ये जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाया। जो जिम्मेदारी इसको दी गई थी उसको पूरा करने में असफल है, ये डिफॉल्टर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आयकर अधिनियम की किस धारा के अधीन अन्य व्यक्तियों की आय पर निर्धारित कुल आय में शामिल है? तो इसमें आप देखें तो अनुच्छेद 60 से 65, अनुच्छेद 60 से 65 तक हमारी जो आय है वो अन्य व्यक्तियों की आय निर्धारित करने में कुल आय शामिल है। इसका वर्णन 60 से 65 में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें। एक व्यक्ति सम्मिलित करता है, एक व्यक्ति क्या चीजें सम्मिलित करता है? तो एक व्यक्ति में कौन कौन चीजें सम्मिलित हैं? सभी सम्मिलित हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन में देखिए, आयकर अधिनियम की धारा 50, आयकर अधिनियम की धारा 50 निम्नलिखित मामलों में पूंजी लाभ की संगणना का विशेष प्रावधान करती है। तो किस बात के लिए करती है? तो अवक्षणीय पर संपत्तियों पर पूंजी लाभ का प्रावधान करती है जो परमानेंट हैं, परमानेंट प्रॉपर्टी हैं आपकी, उन पर आपको आयकर देना होता है। अगले क्वेश्चन में देखें, एक व्यक्ति आयकर अधिनियम के अंतर्गत अर्थांतरगत है, कौन व्यक्ति है? तो यहाँ पर एक व्यक्ति आयकर अधिनियम के तहत अर्थांतरगत कौन है? तो वहां पर उपरोक्त प्रत्येक अधिनियम में एक प्रायोजनार्थ व्यक्ति है, यानी जितनी भी अब तक की रूलिंग है उनमें जो भी व्यक्ति अब तक उपरोक्त में जितने भी हैं, चाहे वो स्थानीय प्राधिकारी हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे फर्म हो, ये सभी के सभी टैक्स के दायरे में आएंगे। इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में चालू निर्धारण वर्ष, चालू निर्धारण वर्ष 2020-21 के संबंध में पूर्ववर्ती वर्ष कब से कब तक माना जाएगा? तो इसके मतलब में पूर्ववर्ती वर्ष का मतलब है कि 2020-21 से पूर्ववर्ती 2019 और 20 होगा। 2019 और 20 पूर्ववर्ती वर्ष होगा। तो इनके पहले आपको 1 अप्रैल लगा देना है और 31 मार्च लगा देना है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 1/4/2000, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अंतर्गत पूंजीगत लाभ को अल्प अवधि में पूंजीगत लाभ कहा गया है। किस लाभ को पूंजीगत लाभ कहा जाएगा? तो अल्प अवधि में पूंजीगत पर संपत्तियों में प्राप्त लाभ आपका पूंजीगत पर संपत्ति का लाभ है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कृषि कार्य उपकरण और औजार संपदा से कर से छूट प्राप्त नहीं है, यानी कृषिगत उपकरण और औजार संपदा यानी कृषि से संबंधित इक्विपमेंट छूट नहीं प्राप्त है, ये अशुद्ध कथन है, इनको छूट प्राप्त होती है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि यदि एक निर्धारिती के भुगतान के प्रति राष्ट्रीय योजना में पैसे जमा करता है तो उसको कटौती से किस चीज़ में लाभ मिल पाएगा? यानी अगर एक टैक्स पेयर है और वो टैक्स पेयर किन चीज़ों में पैसे जमा कर दे तो वो जो इनकम होगी, खर्च होगी, वो टैक्स में कम हो जाएगी। तो अगर वो एनएससी में जमा करता है, राष्ट्रीय बचत स्कीम में, तो जमा हो जाएगी। इंश्योरेंस ले लेता है हेल्थ, तो हो जाएगी। और कुछ संस्थाओं को अनुदान दे सकता है, ग्रांट दे देता है, तो इन सभी में हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पूंजीगत पर संपत्ति में निर्धारिती द्वारा धारित संपत्ति तात्पर्य है, चाहे वह व्यापार हो या वृत्ति से संबंधित हो। तो क्या ये बात सही है? तो ये बात पूरी तरीके से सत्य है। व्यक्ति के द्वारा अगर प्रॉपर्टी ली गई है तो उस पर टैक्स दिया जाएगा।
अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में टैक्स मूल्य संवर्धित कर जिसे कि हम वैट कहते हैं, वर्तमान में बिक्री कर तंत्र को बदल दिया गया है। तो जो सेल टैक्स है, अब यहाँ पर जो एसजीएसटी और सीजीएसटी आ गया है, ये शुद्ध अभिकथन है, यानी वैट को अब जीएसटी ने बदल दिया है, रिप्लेस कर दिया है। ये बात आप याद रखेंगे। ये मूल्य संवर्धित कर था और ये गुड्स एंड सेल्स टैक्स है, यानी इसे हम बिक्री कर कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये शुद्ध कथन है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि निर्धारित संपत्तियों का अंतरण किया जाता है, तो अंतरण ऐसे व्यक्ति के द्वारा हो जिसमें शुद्ध संपदा सम्मिलित किए जाने के योग्य है कि नहीं। तो कौन सी चीजें संपदा शुद्ध उसमें आएंगी? अगर आप प्रतिफल के लिए दे देते हैं पत्नी को, अगर सम्यक प्रतिफल के लिए अल्पवयस्क बच्चे को पैसा देते हैं, पुत्र की पत्नी या पुत्र का अल्पवयस्क बच्चे को संपत्ति देते हैं, तो क्या इन संपत्तियों पर आप शुद्ध कर जमा करेंगे? तो हाँ, इनमें से किसी एक पे भी हम शुद्ध कर जमा करेंगे। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। कृषि आय को चिन्हित करें। तो कृषि आय क्या है? तो कृषि में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? तो कृषि आय, आप ये बात मान लें कि कृषि आय में कृषि के प्रायुक्त भवन से प्राप्त आय कृषि आय मानी जाती है, और इस तरीके से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सम्यक कर अधिकारी कौन है? किसके समक्ष चुनौती प्रस्तुत की जा सकती है? तो आंशिक रूप से ये बात चुनौती योग्य है, क्योंकि आंशिक रूप से शुद्ध है, क्योंकि एएसी कमिश्नर की अपीलों का विनिश्चय अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दिए जाने योग्य है, डब्ल्यूटीओ का नहीं। यानी अगर कोई व्यक्ति डब्ल्यूटीओ की बात करेगा तो वहां पर किसी चीज की अपील पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक अल्पवयस्क पागल और माँ के भ्रूण में बच्चा अदाता हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये बात है, कर अदाता हो जाए, ये व्यक्ति अल्पवयस्क है, ये टैक्स पेयर नहीं माना जाएगा, इसलिए ये शुद्ध कथन है। ये बात, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में क्या पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं है? तो पूंजीगत परिसंपत्ति कौन सी चीजें नहीं है? तो ये सभी की सभी चीजें पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपके पर्सनल यूज में आती हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके खुद के उसमें रहती हैं, इस कारण इनमें टैक्स नहीं लगता है। अगले क्वेश्चन को देखें। नगद जमा निम्नलिखित में किसमें परिभाषित की गई है? तो कर अधिनियम की किस धारा के तहत नगद जमा को परिभाषित किया गया है? तो आयकर अधिनियम की धारा 51 के तहत कर में छूट के लिए कैश को डिफाइन किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राजस्व एवं व्यक्तिगत पूंजी में भिन्नता को स्पष्टता समझा जाना चाहिए, यानी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इनमें अंतर है। राजस्व हमारा रेवेन्यू है, पूंजीगत व्यय हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और इस तरीके से इनमें दोनों चीजें व्यापार और वृत्ति से आय निर्धारित करने में पूर्ववर्ती लाभ कटौती के योग्य हैं, लेकिन पश्चातवर्ती नहीं है। तो यहाँ पर ये बात आप समझ लें कि इसको करने में, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं, तो 100 रुपए कमाने में जो आपने 30 रुपए खर्च किए हैं, तो ये इसमें कट जाएगा, आपकी शुद्ध आय 70 रुपए मानी जाएगी। इस तरीके से आप इस चीज को कट कर सकते हैं, और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के भाग 45 में किस बात की परिभाषा दी गई है? तो 2 के भाग 45 में जो परिभाषा है वो कुल आय की परिभाषा दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीगेट आय क्या है, टोटल इनकम क्या है, ये चीज यहां पर बताई गई है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निवासी व्यक्ति को साधारण निवासी कहा जाता है यदि। एक व्यक्ति को साधारण निवासी कब कहा जाएगा? जबकि वो व्यक्ति पूरी तरीके से आगे उसमें रहता है, और उस व्यक्ति को भारत में निवास करने के लिए बोला गया है। वह व्यक्ति 10 वर्षों से कम 9 वर्षों में भारत में निवासी रहा है। सुसंगत पूर्ववर्ती वर्षों में 7 वर्ष के दौरान 750 या अधिक दिनों तक भारत में रहा है, तो वो व्यक्ति दोनों एक के तहत, यानी कोई एक व्यक्ति भी होगा तो वो साधारण निवासी मान लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम की धारा 35 अब्द एक साथ जानकारी का व्यवहार करती है, तो कौन सी जानकारी आयकर अधिनियम की धारा 35 के तहत दी जाती है? तो व्यय की जानकारी एग्रीगेट यानी एक साथ दी जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन के रूप में, किसी विद्यमान चल और अचल संपत्ति का व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को स्वेच्छा से बिना प्रतिफल के दिए गए अंतरण निम्नलिखित में क्या गठन करेगा? अगर किसी व्यक्ति को बिना प्रतिफल के हम कोई चीज दे देते हैं, तो वो हमारा अंतरण जो होगा वो दान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, परिलब्धियों के वेतन के अलावा कार्यालय या स्थिति से संबद्ध कोई आकस्मिक लाभ या परिलब्धियों में क्या रूप परिभाषित किया जा सकता है? तो क्या ये असत्य है या सत्य है? ये कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में आयकर की कटौती किस तरीके से की जा सकती है?
तो आयकर के रूप में क्या निर्धारित है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आयकर के रूप में कटौती के रूप में है। इन सभी में आयकर की कटौती होगी, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि भारत यहाँ धारण भाग 3 के पूर्व प्रायोजनों, पहले के प्रायोजनों को गरीबी और शिक्षा के अनुतोष और चिकित्सा अनुतोष के तहत कोई बढ़ावा न देने के रूप में समझा जाएगा। तो ये एक शुद्ध कथन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पूंजीगत परिसंपत्ति, पूंजीगत प्राप्ति निम्नलिखित प्रकार की पूंजीगत प्राप्ति से विक्रय से मानी गई धनराशि है। तो इनमें से कोई चीज अगर बेची गई है तो उनमें से प्राप्त कोई अगर चीज है तो वो पूंजीगत परिसंपत्ति होगी। ऑप्शन डी आपका। यदि निर्धारती ने परिसंपत्ति पर कोई अर्जन लिया है या लोन लिया है तो क्या ऐसी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या ब्याज को कर में कम कर दिया जाएगा? तो नहीं, गृह संपत्ति द्वारा लिया गया जो लोन है वो वस्तु के मूल्य के बढ़ाने के लिए होता है, इसलिए गृह संपत्ति का वार्षिक मूल्य से कोई भी कटौती नहीं किया जाएगा और इसे कर में घटाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार से आपके द्वारा लिया गया कोई भी लोन कर के योग्य होगा और उसमें कहीं पर भी आप अपनी गैर संपत्ति को नहीं कम करेंगे। शब्द व्यापार से क्या तात्पर्य है? शब्द व्यापार से तात्पर्य लाभ अर्जित करने की दृष्टि से की गई कोई भी गतिविधि है जिसमें कि आप वस्तु को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, संचरण कर रहे हैं या उसे अपने पास स्टोर कर रहे हैं। इस प्रकार से आप व्यापार में खरीदना, बेचना और वस्तु के साथ व्यवहार करना आता है। के रूप में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व आय व्यय आवर्ती प्रकृति की हैं, तो व्यापार के अनुक्रम में बहुधा दैनिक है। क्या चीज दैनिक मानी जाएगी? तो यहाँ पर हम देखते हैं निम्नलिखित परलब्धियां कराधान योग्य हैं। कौन सी परलब्धियां यानी प्राप्तियां कराधान योग्य हैं? तो किराया मुक्त परिसरों का मूल्य हमें टैक्स देना होता है। नियोक्ता द्वारा संदत्त एक होटल का या क्लब का देयक, ये भी ड्यूज आपका है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा हेतु धनराशि, ये भी है। तो सभी कराधान योग्य हैं, इन सभी में आपको टैक्स लगेगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पर संपत्तियां प्रतिसंहरणीय, प्रतिसंहरण एक बात याद रखेंगे, ये वैसा होता है जो रिवोकेबल होता है, जिसको आप एक बार तोड़ सकते हैं। एक बार अगर आपने कोई चीज दी है तो उसको आप रिवोक कर सकते हैं। ऐसी परिसंपत्तियां आपको कर के भुगतान या उसमें उन्मुक्त नहीं कर देती हैं। ये कथन कैसा है? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगर आप ऐसी चीजें दे रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये मैंने अपने बच्चे को दे दिया, क्योंकि उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। गृह संपत्ति का आय से निर्धारण हेतु अपेक्षाएं हैं, इनमें सभी अपेक्षाएं हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वित्त आयोग की संस्तुतियां केवल कारक हैं, क्या ये बात सच है या नहीं है? तो ये बात पूरी तरीके से शुद्ध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। व्यक्ति जो प्रतिफल के बगैर अन्य व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति अंतरण करता है वह क्या कहलाता है? तो ऐसे व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को आप अंतरण कर देते हैं, ये व्यक्ति दाता कहलाता है और ये डोनर के रूप में जाना जाता है। ये गिफ्ट करने के उसमें आता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आय आय का युग्मकरण निम्नलिखित को लागू होता है। किन चीज़ों में आय का कॉम्बिनेशन लागू होगा? तो आय का कॉम्बिनेशन केवल व्यापार में लागू होगा, बाकी चीज़ों से मतलब हमारा नहीं है। व्यापार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपकी हैं वो टैक्स योग्य हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में राजस्व की प्राप्ति कौन सी हैं? तो राजस्व की प्राप्ति में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो राजस्व की प्राप्ति में विक्रय के बाद आपको परिसंपत्तियां आती हैं, विक्रय की भूमि की विक्रय और कमीशन के आधार पर प्राप्त परिसंपत्तियां सभी नहीं आती। कमीशन जो होता है, कमीशन के आधार पर परिसंपत्तियां नहीं आती हैं, क्योंकि कमीशन जो है उस पर इनकम नहीं है। आप नया कोई काम नहीं कर रहे हैं, वर्क नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसको नहीं लागू किया गया। तो ए और बी सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अवक्षयण भत्ता और विकास छूट के लिए आयकर अधिनियम की धारा 34 में क्या क्या चीज़ें समाहित हैं? तो धारा 34 में क्या क्या चीज़ें समाहित हैं? तो इसके लिए हम देखें तो हमारी सारी शर्तें कि कौन सी शर्तों के तहत आयकर निर्धारण किया जाएगा, इन बातों का विवरण धारा 34 में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखें। जो व्यक्ति पूर्ववर्ती वर्ष में 60 दिनों की अधिक अवधि के लिए
और पूर्ववर्ती वर्ष की ठीक पूर्ववर्ती वर्ष 4 वर्षों में 365 से अधिक दिनों के लिए भारत में रहा है तो वो व्यक्ति कौन सा व्यक्ति होगा? तो वो व्यक्ति पूर्ववर्ती वर्ष के लिए एक निवासी के तौर पर माना जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संपदा कर अधिनियम 1967 को एक व्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है क्योंकि सामान्य भावाबोध में व्यक्ति से तात्पर्य निम्नलिखित को सम्मिलित करने वाली कौन सी चीजों में है? तो व्यक्ति से तात्पर्य इन सभी चीजों में है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पूंजीगत व्यय और पूंजीगत पर संपत्तियां प्राप्त करने के लिए उपगत की जाती हैं जबकि राजस्व व्यय उसके अनुरक्षण पर उपगत किया जाता है। तो क्या ये कथन सच है या यदि निर्धारिती ने संपत्ति का निर्माण या अर्जन हेतु पूंजी उधार लिया है तो ऐसी पूंजी पर ब्याज यानी जो उसने मरम्मत के लिए लोन लिया है, क्या उसके इंटरेस्ट को आप कटौती में माइनस कर पाएंगे, कम कर पाएंगे? तो नहीं, ऐसा संभव नहीं होगा। गृह संपत्ति का वार्षिक मूल्य से कटौती बिल्कुल संभव नहीं होगी। यानी जो आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की चूंकि वैल्यू बढ़ चुकी है और वैल्यू एडेड हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राज शब्द व्यापार से तात्पर्य है। इस शब्द को हम व्यापार मानेंगे तो व्यापार में लाभ अर्जित करने की दृष्टि से संचालित की गई कोई भी गतिविधि आ सकती है। यानी अगर आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं तो आप व्यापार कर रहे हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कृषि आय सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन के कृषि आय से तात्पर्य किस चीज से है? तो कृषि आय में सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में है राजस्व की प्राप्ति में कुल लाभ सम्मिलित नहीं है जबकि पूंजीगत प्राप्ति में कुल लाभ को जोड़ दिया जाता है। तो क्या ये क्वेश्चन सत्य है या असत्य है? तो यहाँ पर आप देखें तो ये कथन असत्य है। राजस्व की प्राप्ति कुल लाभ में सम्मिलित नहीं है, यही बात गलत है। क्यों नहीं सम्मिलित है? ये तो राजस्व की प्राप्ति है, यानी आपको रेवेन्यू की प्राप्ति है, आपको इनकम मिल रही है, इसको जोड़ा जाएगा और इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। अगले कथन को देखते हैं। आयकर अधिनियम की प्रथम अनुसूची प्रावधान करती है, किस बात का प्रावधान करती है? प्रथम अनुसूची में क्या चीज़ें बताई गई हैं? तो प्रथम अनुसूची में बीमा का कोई भी व्यापार लाभ और अर्जन की संगणना किस अनुसार की जाएगी, इस बात का वर्णन प्रथम अनुसूची करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदू अविभक्त परिवार को भारत का निवासी होना कहा जाता है यदि इसके द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया गया है, भारत में नियंत्रण और प्रबंधन स्थित है, इसके कार्यों का नियंत्रण आर्थिक रूप से भारत में स्थित है, और अगर ये भारत के बाहर है तो नहीं होगा। तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम ऑप्शन डी को पूरा फॉलो करेंगे। अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। मूल्य संवर्धित कर, अभी पीछे हम बात कर चुके हैं कि मूल्य संवर्धित कर है क्या। तो मूल्य संवर्धित कर जो हमारा है उसकी बात करें अगर, तो मूल्य संवर्धित कर हमारा वैट कहलाता है। मूल्य संवर्धित कर हमारा वैट कहलाता है। तो इस वैट को अगर हम समझें तो अशुद्ध अभिकथन क्या है? तो इसके बारे में जो अशुद्ध अभिकथन है वो 1 अप्रैल 2006 के पूर्व भारत में लागू हुआ। ये चीज़ इस पर गलत है और इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अध्याय 6 ए के लिए आय की कुल संगणना के निर्देश में क्या चीज़ें आती हैं? तो आय की कुल संगणना में कटौतियाँ किस तरीके से आएंगी, इस बात के लिए हमारा ये अध्याय 6 बताता है और कटौतियों को बताता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निर्धारण वर्ष 2021 पूर्ण होगा, 31 मार्च 21 के पहले लगा दीजिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है उगते हुए फूलों से आय निम्नलिखित का एक उदाहरण है। फूलों से आय जो उग रहे हैं उनका उदाहरण किस चीज़ से है? तो ये कृषि आय है, ये टैक्स में कटौती की जाएगी, इस पे छूट रहेगी, ये बात याद रखेंगे, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जहाँ पति पत्नी डॉक्टर हैं और भागीदारी में एक क्लिनिक चलाते हैं तो वहाँ पर क्या किया जाएगा? तो ऐसे उसमें इनकी आय का जो
इनकम का स्रोत होगा। आपको एक बात बता दें, एक पैन होता है जिसका मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो इसको हम हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रखते हैं, कितने भी व्यक्ति काम कर रहे हों, इसलिए इनकी संपत्तियों को अलग अलग जोड़ा जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निर्धारण वर्ष के पूर्व ठीक पूर्ववर्ती 12 मासों की अवधि पूर्ववर्ती वर्ष के रूप में जानी जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, इस बात पर कोई भी कथन गलत नहीं हो सकता, ये शुद्ध अभिकथन है। अगर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 एक हमारा वर्ष है, तो जो हमारा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का होगा, वो हमारा पूर्ववर्ती वर्ष माना जाएगा, इसलिए ये कथन शुद्ध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में है, दोषपूर्ण बात को चिन्हित करें। कौन सा कथन दोषपूर्ण है यानी गलत है? तो अपीलीय न्यायालय द्वारा अगर अपीलीय न्यायालय द्वारा है, अभिकरण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के व्युत्पन्न अपील सुनवाई करता है, हाँ बिल्कुल ये कथन गलत है, ये उसके आदेश से व्युत्पन्न अपील की सुनवाई नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शब्द वेतन किस चीज को सम्मिलित नहीं करता? वेतन में क्या चीज सम्मिलित नहीं है? तो वेतन में कौन सी चीज सम्मिलित नहीं है? तो नियोक्ता द्वारा, अगर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त लाभों को जो अलग से हमें दिए जाते हैं, वो चीज हमारे लिए मजदूरी में सम्मिलित नहीं है। अगले क्वेश्चन के तौर पर देखें, वृत्ति से निम्नलिखित व्यक्ति को जीवन में जीविका अर्जित करने का अधिकार मिलता है। शारीरिक कौशल के साथ कोई चीज संचालित की जा सकती है, क्या ये सही है? तो अभिकर्ता, गायक, नर्तक ये सभी सही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आय जिस वर्ष में निर्धारित की गई है उसी में प्रभावित की जानी चाहिए। वह निर्धारित के कुल आय के निर्धारण में क्या योगदान करेगी? तो पूर्ववर्ती वर्ष के निर्धारण में उसको प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गृह संपत्ति का वार्षिक विवरण यानी गृह संपत्ति का वार्षिक मूल्य में से कौन सी कटौतियां हमें प्राप्त होंगी? तो चाहे कोई भी संपत्ति हो, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट कराया गया है, वो बीमा प्रीमियम, वो वार्षिक प्रभार जो टैक्स हैं, वो ये सभी के सभी इनकम में सम्मिलित कट जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कराधान प्रयोजनों के हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियां कितने वर्गों में विभाजित की गई हैं? अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों में विभाजित की गई हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आय के कुछ स्रोत निम्नलिखित हैं। वेतन, गृह संपत्ति, दोनों के दोनों इसके संपत्तियों में हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में है, निम्नलिखित भुगतान जो भुगतान किए जाने हैं, भुगतानों का एक निर्धारित द्वारा कुल आय से कटौती किया जाएगा। तो अगर वो बीमा कराता है तो उसकी कटौती हो जाएगी, अगर वो बीमा कराता है तो बीमा की कटौती होगी, भविष्य निधि की कटौती होगी, कतिपय अन्य कटौतियां होंगी निवेश की। उपरोक्त सभी सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राजस्व और पूंजीगत व्यय की आवर्ती प्रकृति की है। आवर्ती प्रकृति का मतलब होता है जो बार बार होने वाली होती है, ये गलत है, क्योंकि पूंजीगत व्यय जो हैं वो जरूरी नहीं है कि हर समय आप करें। तो यहाँ पर पूंजीगत व्यय जो है वो अनावर्ती प्रकृति का है, इसलिए आप इसको अशुद्ध मानेंगे। जरूरी नहीं है कि हमें निश्चित समय में कोई ना कोई चीज करनी ही होगी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोई भी वस्तु दान हो सकती है। दान किन वस्तुओं का हो सकता है? अगर कोई चल संपत्ति है तो हो सकता है, विद्यमान कोई अचल संपत्ति है तो उसका हो सकता है। किन चीजों का हो सकता है? चल और अचल दोनों संपत्तियां जो विद्यमान हैं उनका हो सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें। अपीलीय अधिकरण निम्नलिखित में पारित किस आदेशों के तहत व्युत्पन्न अपीलों की सुनवाई के लिए गठित किया जाता है? तो अपीलीय कमिश्नर और कमिश्नर अपीलें दोनों इसके तहत आती हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्यापार और वृत्ति के लाभों का अर्जन
के अधीन प्रभार्य नहीं है। कौन सी चीज़ें इसके तहत नहीं आती हैं? तो इसमें किसी व्यापार के तहत और अन्य चीज़ों में आने वाली लाभ के अर्जन वाली चीज़ें नहीं आएंगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रकार की आयकर आयकर की विषय वस्तु है। आयकर की विषय वस्तु कौन सी चीजें हैं, यानी किन जगहों पर आयकर लग सकता है? तो अगर आपकी आय कहीं पर है तो आयकर लगेगा, वस्तुओं से आय है तो लगेगा। उद्बत किंत प्राप्त नहीं आय, मतलब जो आपने कमाई है नहीं मिली है तो भी उस पर आप आयकर टैक्स लगेगा। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान 182 दिनों से कम भारत में रहा है, वो क्या माना जाएगा? तो जो पूर्ववर्ती दिनों में 82 दिनों से पूर्व में है, तो 82 दिनों से कम जब भारत में वो रहा है, तो वो पूर्ववर्ती दिनों के लिए भारत का निवासी माना जाएगा। पूर्ववर्ती दिनों के लिए भारत का निवासी माना जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संपदा कर अधिकारी सर्वोत्तम निर्णय के लिए सक्षम है यदि निर्धारित असफल रहता है तो। क्या क्वेश्चन हुआ? बात ये कह रहा है कि अगर ए एक व्यक्ति है और ए टैक्स नहीं दे पाता, टैक्स में फेल हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैक्स उस पर एज अ चार्ज लगा दिया जाए, ये बात कही गई है। तो ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं और इन चीज़ों का दखल उपर्युक्त में किसी भी दशा में हो सकता है। यानी अगर आपने नोटिस का सही विवरण दाखिल नहीं किया है, अगर आपने नोटिस का सही जवाब नहीं दिया है, यदि आपने अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए हैं, तो हाईएस्ट टैक्स आप पर लगाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन को देख लें। लॉ ऑफ टैक्सेशन सिद्धांत की कानूनी प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा, ये बात कहाँ बताई गई है? तो ये बात हमारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में बताई गई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आयकर अधिकारी एक के आदेश के विरुद्ध एक अपील दाखिल करने के लिए परिसीमा कितनी है? तो अगर आप कहीं पर इनकम टैक्स ऑफिसर के अगेंस्ट अपील करते हैं तो आपको 30 डेज की अपीलीय टाइम दी जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लें। शीर्ष और अन्य स्रोतों से प्राप्त आय जो आय के अधीन आती है, अन्य स्रोत के अधीन प्रमाण नहीं है, तो ऐसी चीज को क्या माना जाएगा? ये आय का स्रोत मानी जाएगी। कथन सत्य हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अदाता कौन व्यक्ति है? अदाता कौन व्यक्ति है? वह व्यक्ति जिसके पक्ष में दान किया गया है। क्योंकि दान ये है, ए व्यक्ति अगर देगा और बी लेगा, तो जो ये व्यक्ति है ए दाता होगा और बी अदाता के रूप में जाना जाएगा। तो इस तरीके से जिसके पक्ष में दान किया गया है वो व्यक्ति अदाता कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयकर किस प्रकार का कर है, यानी इनकम टैक्स किस तरीके का टैक्स है? तो इनकम टैक्स प्रत्यक्ष टैक्स है। इस बात को आप समझ लें। हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो कृपया इसे लाइक करें और चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि अभी आपको बहुत सारा कंटेंट हम अवेलेबल कराने वाले हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 45 किस बात से व्यवहार करती है? तो इसमें ना तो पूंजीगत लाभ और ना तो विवरण। तो आप लाभ का अर्जन करें या ना करें, तो पूंजीगत लाभ का अर्जन धारा 45 के तहत दिखाया गया है। मानवीय संपदा कर अधिनियम 1957 के अनुसार पर संपत्तियां कौन सी हैं? तो ये सभी चीजें पर संपत्तियों के तौर पर हैं। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए थे। हम अब इसकी टॉपिक के अनुसार कुछ वीडियो आगे आपको अपलोड करने वाले हैं। चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।